आप सच्ची बुद्धि और प्रतिभा को कैसे मापते हैं? जानिए कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने एक असाधारण विद्वान को पुरस्कृत किया और अपने दरबार को ज्ञान और कौशल को पहचानने का एक गहरा सबक सिखाया। नमस्ते प्रिय दर्शकों, सिंहासन 32 श्रृंखला के एक और आकर्षक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम अनुरोधवती द्वारा बताई गई 22वीं कहानी में गोता लगाते हैं, जहां राजा विक्रमादित्य माधव नामक एक युवा विद्वान की प्रतिभा को पहचानकर ज्ञान और बुद्धि के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा प्रदर्शित करते हैं। आइए बुद्धि, विनम्रता और मान्यता की इस आकर्षक कहानी का पता लगाएं। विक्रमादित्य एक कर्तव्यनिष्ठ शासक होने के साथ साथ कला और संस्कृति के भी महान संरक्षक थे। विद्वानों के प्रति उनका बहुत सम्मान था। उनके राज्य में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव असाधारण रूप से बुद्धिमान और विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत था। हालांकि वह बेरोजगार था, क्योंकि वह बहुत साहसी था और कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माधव ने राजा विक्रमादित्य की उदारता के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए वह राजा से नौकरी मांगने के लिए दरबार में गया। उसने महल के पहरेदारों को अपना परिचय दिया और कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है। उस समय राजा एक नृत्य प्रदर्शन देख रहे थे। पहरेदार ने माधव से थोड़ी देर रुकने को कहा, क्योंकि राजा और उनके दरबारी प्रदर्शन का आनंद ले रहे थे। अचानक माधव ने कहा, वे मूर्ख हैं, उन्हें संगीत का कोई ज्ञान नहीं है। संगीतकारों में से एक गलत स्वर बजा रहा है और कोई भी उसे पहचान नहीं सकता। यह सुनकर पहरेदार हैरान रह गया और उसे डांटा, तुम क्या कह रहे हो? हमारे राजा भी वहां हैं, तुम उनका अपमान कर रहे हो। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी संगीत का कोई ज्ञान नहीं है। संगीतकारों में से एक गलत सुर बजा रहा है और किसी को इस पर ध्यान नहीं है। माधव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। पहरेदार ने कहा, कला और संगीत का हमारे राजा से बेहतर निर्णायक कोई नहीं है, लेकिन वह गलत सुरों की पहचान नहीं कर सकता। अंदर 16 संगीतकार हैं जो 4-4 के समूह में बैठे हैं। गलत सुर बजाने वाला संगीतकार पूर्व दिशा में बैठे समूह में है, माधव ने कहा। ऐसा बयान सुनकर पहरेदार दंग रह गया, क्योंकि माधव जहां खड़ा था वहां से दरबार दिखाई नहीं दे रहा था। पहरेदार ने कहा, अगर तुम्हारा बयान गलत साबित हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। फिर पहरेदार अंदर गया और राजा को सारी बात बताई। राजा ने संगीतकारों और नर्तकियों को रुकने को कहा और पहरेदार से कहा कि वह युवक को अंदर ले आए। माधव राजा के सामने आया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा ने पूछा, युवक, तुमने पहरेदार से क्या कहा? माधव ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका एक संगीतकार तबले पर गलत सुर बजा रहा है। मुझे लगता है कि उसका अंगूठा खराब है। राजा विक्रमादित्य ने सभी तबला वादकों को खड़े होकर अपनी उंगलियां दिखाने को कहा। उन्होंने देखा कि तबला वादकों में से एक का अंगूठा खराब था, लेकिन उसने उसे नकली खाल से ढक रखा था। राजा माधव के ज्ञान से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें संगीत का बहुत ज्ञान है, तुम कौन हो? माधव ने राजा को अपने बारे में सब कुछ बताया। राजा ने उसे अपने दरबार में नियुक्त कर लिया। कई मौकों पर माधव ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को प्रभावित किया। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में एक प्रसिद्ध नर्तकी प्रस्तुति देने आई। शो शुरू हुआ और माधव उस प्रदर्शन में मौजूद था। जैसे ही नृत्य शुरू हुआ, एक मधुमक्खी भिनभिनाती हुई नर्तकी के पास आई। उसने चतुराई से नृत्य जारी रखा, इतनी जोर से सांस ली कि मधुमक्खी उड़ गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि माधव ने पूरी घटना देखी। प्रदर्शन के बाद वह खड़ा हुआ, नर्तकी की प्रशंसा की और उसे इनाम के तौर पर अपना मोतियों का हार दिया। यह कृत्य देखकर सभी दंग रह गए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? माधव ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने तो नर्तकी की केवल उसकी अपार प्रतिभा के कारण प्रशंसा की थी। अभी अभी जो घटना घटी, उस पर किसी और का ध्यान नहीं गया। फिर उसने राजा को पूरी घटना सुनाई और कहा, क्या मैंने उसे पुरस्कृत करके सही काम नहीं किया? राजा विक्रमादित्य ने नर्तकी से पूछा कि क्या यह सच है, और उसने इसकी पुष्टि की। राजा नर्तकी और माधव दोनों से बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने उन दोनों को पुरस्कृत किया। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी। माधव ने कहा, पूर्व जन्म की घटना होती है और व्यक्ति का ज्ञान भी उससे प्रभावित होता है। राजा ने अर्थ समझ लिया, लेकिन अन्य दरबारी नहीं समझ पाए। इसलिए उन्होंने उन्हें माधव के कथन का अर्थ समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने जंगल में एक महल बनवाया और एक पुजारी, एक मुख्य महल रक्षक और एक ब्राह्मण के बच्चों को अपने स्वयं के बच्चे के साथ लगभग पूरी तरह से मूर्ख सेवकों की देखरेख में उस महल में भेज दिया। 12 वर्ष पश्चात चारों बालकों को बुलाया गया। राजा ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा, तुम कैसे हो? तुम्हारी कृपा से सब ठीक है, उसने उत्तर दिया। फिर उसने अन्य 3 बालकों से भी यही प्रश्न पूछा। पुजारी के पुत्र ने उत्तर दिया, हे राजन, सभी नश्वर हैं। जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य मरेगा, तो फिर क्या अच्छा है? राजा के मुख्य रक्षक के पुत्र ने उत्तर दिया, हे राजन, कुछ भी अच्छा नहीं है। चोर ही मुख्य अपराधी है, लेकिन उनके लिए हम ही दोषी हैं। ब्राह्मण के पुत्र ने उत्तर दिया, प्रतिदिन व्यक्ति का जीवन कम होता जा रहा है। कोई भी चीज अच्छी कैसे हो सकती है? राजा ने दरबारियों से पूछा, आप सभी ने इन चारों बालकों की बातें सुनी हैं। क्या आपको याद है कि माधव ने 12 वर्ष पूर्व क्या कहा था? दरबारियों ने सिर हिलाया। फिर राजा विक्रमादित्य ने समझाया, चारों बच्चों को 12 साल तक मूक बधिर दासियों की देखरेख में एकांत महल में रखा गया था। उन्हें किसी ने कुछ नहीं सिखाया, तो वे ऐसे जवाब कैसे दे सकते हैं? उनकी बुद्धि उनके पिछले जन्मों के कर्मों से संचालित होती है। सभी दरबारियों को माधव के कथन का अर्थ समझ में आ गया। सभी ने उसकी प्रशंसा की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान अक्सर आंखों से दिखने वाली चीजों से परे होता है। राजा विक्रमादित्य द्वारा माधव की बुद्धि को पहचानना और पिछले जन्मों के प्रभाव का प्रदर्शन हमें ज्ञान को महत्व देना और उसके गहरे मूल को समझना सिखाता है। क्या आपने कभी इतने गहन ज्ञान का सामना किया है कि इसने आपको जो कुछ भी पता था उस पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया? इस कहानी के लिए हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। सिंहासन 32वीं श्रृंखला की और भी अविश्वसनीय कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर है लकड़हारा राजा विक्रमादित्य था। और अब हमारे अगले प्रश्न के लिए, राजा विक्रमादित्य किस जड़ी बूटी के लिए साहसिक कार्य पर जाते हैं? हमारे अगले वीडियो में शामिल होने के अवसर के लिए कमेंट्स में अपने उत्तर साझा करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें। नमस्ते।